हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में देखेंगे यूपीटीईटी 2019 पेपर 1 में जो मैथ्स आया था उसके सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अगर किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 60% से बढ़ा दी जाए और तो उसका हम विड्थ यानी उसकी चौड़ाई कितनी घटाएंगे ताकि सेम एरिया मेंटेन रहे, ठीक है, जिससे उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है और इसमें हमें पहले सब 60% को तोड़ना पड़ेगा। देखिए 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 60% को क्या लिख सकते हैं, 60% को लिख सकते हैं 60/100, ठीक है। अब ये हो जाएगा 10 6 जा, 10 10 जा, या ये 3 जा और ये 5 जा, ठीक। यानी कि जो हमारी लंबाई है या लेंथ है वो 5 पे 3 बढ़ रही है, ठीक है। तो जो हमारा लेंथ है वो कितना हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है, ठीक। तो ब्रेड्थ को हम क्या करें, जो ये सेम रहे यानी उसकी चौड़ाई क्या करें कि हमारा एरिया सेम रह जाए, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, यहाँ 8 कर देते हैं, यहाँ 5 कर देते हैं। तो इस तरह हमारा जो एरिया होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है हमें एरिया हमें सेम मेंटेन करके रखना है, ठीक। अब अगर किसी को ये ना समझ में आए तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए 60% से हमारा जो लेंथ है वो बढ़ गया, तो 60% को हम ब्रेक करेंगे तो कैसे आ जाएगा, अगर इसको मैं काटेंगे तो 3/5 आ जाएगा। इसका मतलब होता है लेंथ जो है वो 5 से 3 बढ़ रही है, 5 पे 3 बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 होता है 8, यानी लेंथ पहले 5 थी अब 8 हो गई है। और हमें बताना था कि हम चौड़ाई को कितना घटाएं कि हमारा एरिया सेम रह जाए, ठीक। तो इसके लिए सबसे ईजी तरीका यही है, आप 8 को इधर कर दीजिए और लेंथ को 5 को इधर कर दीजिए, इस तरह आपका एरिया सेम रहेगा। तो यहाँ हम देखेंगे पहले हमारी ब्रेड्थ कितनी थी, सॉरी पहले यहाँ ब्रेड्थ थी हमारी 8, अब कितनी हो गई है 5, तो कितना कम हो रहा है 3, कितने पे कम हो रहा है 8 पे। इसको परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे तो 4 2 जा 4 25 जा, और ये हो जाएगा 12.5, ठीक। 12.5 इंटू 3 करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 37.5%, ठीक है। तो इस तरह हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा 37.5% हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। तो देखिए एक वॉल्यूम का क्यूब दिया है जो न्यूमेरिकली किसके बराबर है, उसके एजेस के बराबर, लेंथ ऑफ द एजेस के बराबर है। यानी इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए क्यूब है वो बराबर है किसके, लेंथ ऑफ द एजेस। अब देखिए उसमें 12 एज होती हैं तो हम 12 ये कर लेंगे, ठीक है। ए क्यूब ए कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा A² = 12, ठीक है। अब देखिए अब जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूब का वो होता है 6A², ठीक है। 6A², तो यहाँ पे A² है, दोनों तरफ अगर मैं 6 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 6A², और ये हो जाएगा 12 × 6, कितना हो जाएगा 72। तो 72 यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है। देखिए घन घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या है, तो वो है 72। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अमित अमित की सैलरी 2018 में 1,26,500 रुपये थी, ठीक। अब उसकी सैलरी 2016 में बढ़ी 10% और फिर बढ़ी 15%, तब जाके उसकी सैलरी 2018 में 1,26,500 रुपये हुई है। तो हमें बताना है कि उसकी सैलरी 2016 में कितनी थी। तो देखिए इसमें उसकी सैलरी पहले कितनी बढ़ी, 10%, तो पहले बढ़ी 10 से 11 हुई, फिर कितनी बढ़ी 15%, यानी कि 20 से 23 हुई, ठीक। अब किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है ये 20 से 23 कैसा हुआ, तो देखिए आप 15% को जब ब्रेक करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 20, ठीक। तो देखिए 15% से बढ़ी है, मतलब पहले 100 थी फिर 15 हो गई। उसी तरह अगर ये काटने के बाद देखेंगे तो पहले 20 थी फिर 3 से बढ़ गई तो कितनी हो गई, ये 23 हो गई। इसलिए यहाँ पे
पहले 20 थी फिर 23 हो गई, ठीक। और अगर ये 10% है तो 10% के लिए 10/100। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 10 थी, एक बढ़ के कितनी हो गई 11, तो ये हो गई 11/10। तो इसलिए हम 10 से 11 हो रहा है, 20 से 23 हो रहा है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 200 आ जाएगा। 23 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 253, ठीक है, 253 आ जाएगा। अब ये है पहले की सैलरी और ये है अब की सैलरी, बट ओरिजिनल वैल्यू क्या दी हुई है अब की सैलरी की, 1,26,500, यानी 1,26,500 ओरिजिनल वैल्यू है और रेशियो में 253 है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पहले की सैलरी, तो एग्जैक्ट सैलरी हमें निकालना है, बट हमें रेशियो पता है या उसकी तो रेशियो में ये क्या है 200 है, ठीक। अब इसको इससे काट देंगे तो ये कटेगा कितने पे, ये कट जाएगा आपका 500 पे, ठीक, 500 पे कट जाएगा ये, तो 500 इंटू 200 हो जाएगा, तो आ जाएगा ये आपका 1,00,000 रुपये। सॉरी, कितने जीरो हो जाएंगे, हाँ 1,00,000 रुपये आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 जीरो, ठीक। तो आपका आंसर इस तरह ये हो जाएगा यहाँ पे 1,00,000 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो दो नंबर का HCF जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 और उसका एलसीएम दिया है 432। अगर एक नंबर 48 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो देखिए एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू HCF, जो होता है वो जो दो नंबर होते हैं, जैसे अगर एक्स और वाई है या ए या बी है, तो दोनों के गुणनफल या मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे एलसीएम दिया है 432 गुणा में HCF क्या है उसका 6 है। पहला नंबर क्या है 48 है, दूसरा हमें निकालना है, इसको काट देंगे 6 अट्ठे, फिर 8 से इसको काट देंगे, 8 5 जा और 8 4 जा, तो जो दूसरा नंबर है वो है 54। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है अगर थर्ड फ्राइडे या तीसरा जो शुक्रवार है, थर्ड फ्राइडे है, ठीक है, अगर थर्ड फ्राइडे किसी महीने में कब पड़ रहा है 16 तारीख को पड़ रहा है, तो चौथा जो मंगलवार है वो उस महीने में कितनी तारीख को पड़ेगा। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं, अगर थर्ड फ्राइडे है तो थर्ड ट्यूसडे कितनी तारीख को पड़ रहा है, तो 3 इसमें कम कर लेंगे। देखिए 15 को हो जाएगा थर्सडे, 14 को हो जाएगा वेडनेसडे, 13 को हो जाएगा ट्यूसडे, तो जो थर्ड ट्यूसडे है वो पड़ेगा आपका 13 को। सॉरी, यहाँ पे जो ट्यूसडे है वो सेकंड होगा, सेकंड ट्यूसडे। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। देखिए थर्ड फ्राइडे जो है वो आपका कब पड़ा 16 को, ठीक है। तो इस वीक में ट्यूसडे को कौन सी तारीख रही होगी, ट्यूसडे को थी 13 तारीख। अब इसके पहले वीक में देखें उसमें ट्यूसडे को क्या तारीख थी, तो इसके पहले वाले ट्यूसडे में जो ट्यूसडे की तारीख थी इसमें से 7 कम कर देंगे तो कितना था 6, ठीक। अब अगर एक ट्यूसडे और कम करें तो कितना हो जाएगा, वो चला जाएगा ने में पिछले वाले महीने में, तो मीन्स ये पहला ट्यूसडे था, ये दूसरा ट्यूसडे था। अब तीसरे ट्यूसडे को जो तारीख पड़ेगी वो क्या आएगा, तीसरे ट्यूसडे को इसमें 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20। उस तरह चौथे ट्यूसडे को क्या आएगा, फिर 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 27 इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में है एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म या ट्रायंगुलर प्रिज्म बना के देखते हैं एक बार, तब ज़्यादा आसान होगा। देखिए ये है और फिर ये है। एक बार फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक ट्रायंगल ये है, ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं है तो इसलिए बुरा ना माने। एक ये है, फिर एक इस ये जोड़ देंगे और एक ये जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप मान लीजिएगा, ये प्रिज्म है, प्रिज्म जैसा दिख नहीं रहा, ठीक है। तो देखिए इसमें इसमें वर्टिसेस कितने हैं, तो देखिए एक ये है, 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह फिगर अगर आपको आता है तो आप फिगर बना के काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह इसमें जो वर्टिसेस हैं या शीर्ष हैं वो 6 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
97 में व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज इफ बनानास परचेज 6 फॉर 10। कह रहा है अगर 10 की दर से 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 4 की दर से बेचे जाएं तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले उसने 6 रुपए में कितने, सॉरी 10 रुपए में 6 केले खरीदे हैं, ठीक। फिर बेचा कितने में है, 4 केले बेचा उसने 6 रुपए में। अब देखिए इसका बहुत ही आसान तरीका होता है, दोनों तरफ प्रोडक्ट या जो भी सामान है उसको बराबर कर दें। तो देखिए यहाँ पे 4 की गुणा कर दें, यहाँ पे 6 की गुणा कर दें, सामान बराबर हो जाएगा। अब इस तरफ गुणा करेंगे तो इस तरफ भी गुणा करेंगे जिस नंबर से किया है, जैसे यहाँ पे 6 से किया तो यहाँ पे 6 से, यहाँ पे 4 से किया तो यहाँ पे भी 4 से, ठीक। तो इसको क्या हो जाएगा, 24 केले मिले उसे 40 रुपए में, ठीक है। और बेचने के टाइम में उसने 24 केले बेचे 36 रुपए में। तो कितने की हानि हो रही है, 4 की हानि हो रही है। किस पे हो रहा है, 40 पे हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 4 10 जा 10 10 जा, तो ये आ जाएगा 10% की उसको हानि हो रही है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बताना है इनमें से 1 ग्राम के बराबर कौन सा होगा, यानी कौन सा सही होगा। तो देखिए हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम निकालने के लिए 1/1000 किलो हो जाएगा। तो 1/, ये दिख रहा है 1, तो ये हो जाएगा। और दूसरा इसके जैसा सेम कौन सा है यहाँ पे, तो देखिए इसके जैसा सेम है जो, वो है, उसके जैसा जो सेम है वो है ये वाला बी, 10 का पावर 3। देखिए 10 का पावर 3 है -3, तो इसको अगर नीचे करेंगे तो ये 10 का पावर 3 हो जाएगा, तो ये 1/1000 हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी, ठीक। ए और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.012 0.01 के पावर को 2 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे मिस्टेक से आ गया है, एक बार इसको सही कर देता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए 0.01 का पावर 2 दिया हुआ है। अब इसको हम इसमें क्या लिखना है, परसेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 0.01 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.01 को आप लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं। पावर है, पावर लगा दिया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 100 × 100। परसेंट में करने के लिए आप जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कट जाएगा तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। 1/100%। तो 1/100 एक तो आपका ये हो गया, और एक आपका ये हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा ए और डी। ए और डी कहाँ है, यहाँ है। ये भी वही है, 0.01% है। आप इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/100% आ जाएगा, इसलिए ए और डी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है अगर दो नंबर का डिफरेंस और प्रोडक्ट 5 और 36 है, ठीक है। किसी दो नंबर का गुणन अंतर और उनका गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो उनके रेसिप्रोकल या आपको व्यतुत क्रम बताना है। देखिए व्यतुत क्रम निकालने का एक क्या फॉर्मूला बोल सकते हैं, अगर 1/x - 1/y दिया है तो ये होता है y - x/xy के, यानी अंतर बटा गुणनफल के। तो अंतर हमें दिया हुआ है 5, तो ऊपर रख देंगे 5, गुणनफल दिया है 36, तो नीचे रख देंगे 36, तो 5/36 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई जो है 10% से घटा दी जाती है, यानी 10 से 9 हो गई, और जो उसकी चौड़ाई है वो 20% से घटाई गई, यानी 20 क्या हो, 20% होता है 1/5, तो घटाया गया तो 5 से 4 हो गया, और उसकी चौड़ाई लंबाई जो है वो 5% से बढ़ा दी गई, यानी 20 से 21 हो गई, ठीक। यही कहा है क्वेश्चन में। हाँ यही कहा है, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000, और ये आ जाएगा 756, ठीक। हमें बताना है इनके वॉल्यूम में क्या चेंज आया है, कितने का अंतर आया है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, मीन्स अंतर बताना है। तो देखिए अंतर है
ये आपका 244 किस पे है, 1000 पे हो रहा है अंतर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 0 आप काट दीजिए तो ये आ जाएगा 24.4%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24.4%। अब अगर किसी को ये ना समझ में आया तो देखिए ये होता है 10% होता है क्या, 10% होता है 1/10। तो कम हो रहा है तो ये घट रहा है, देखिए यहाँ डिग्रीज लिखा है ना, यहाँ घट रहा है, घटाई गई। तो ऊपर वाले यानी 1 को 10 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9/10। वहीं ये लिखा है 10 से 9 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है और ये 20 से 21 हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी रूम की लंबाई चौड़ाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई क्या है, 9 मीटर है तो 900 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। ठीक, ये है इसकी लंबाई लेंथ और ये है इसकी चौड़ाई ब्रेड्थ। अब इसमें कह रहा है कि इसमें कितनी टाइल्स लगेंगी, स्क्वायर टाइल्स। अब स्क्वायर टाइल्स लगेंगी तो उसका जो लंबाई और चौड़ाई होगी, यानी कि ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी लंबाई दोनों क्या होगी, सेम होगी। ठीक, अब देखिए कोई रूम है जिसका क्षेत्रफल ये है, सपोज ये उसका एरिया है, तो उसमें ये जो टाइल्स लगेंगी ये दोनों बराबर होंगी, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई टाइल्स की बराबर होगी, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक, तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने का सबसे छोटा शॉर्टकट तरीका है, दोनों नंबर का अंतर कर दीजिए, इन दोनों का आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 615। ठीक है, 615 आएगा। अब देखेंगे 615 किससे डिवाइड होगा, जो नंबर 615 को डिवाइड करेगा वही इन दोनों को भी डिवाइड करेगा। तो 615 का 5 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 10 और 3 जा 15 और ये फिर उसके बाद 341। ठीक है, तो यानी जो 41 यहाँ पे आ रहा है यही यही जो है वो टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई होगी, यानी ये भी 41 होगा ये भी 41 होगा। तो अब इसमें कितने टाइल्स लगेंगी ये हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 1517 गुणे 902, ये इसका क्षेत्रफल हो गया भाई। 41 टाइल्स की लंबाई इंटू चौड़ाई आप कर देंगे, ये इससे कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा ये, ये कटेगा आपका 37, 37 टाइम्स कटेगा और ये कट जाएगा आपका 22 टाइम्स में। तो 37 इंटू 22 कर देंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 814। 814 आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2153 का पावर 167 है। देखिए ये बहुत आसान है, 2153 का पावर 167 है। अब इसमें आपको इकाई अंक बताना है तो सिर्फ इकाई अंक लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, यानी 3 का पावर 167। अब देखिए ये जो पावर होता है इसको 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, 167 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 7 आया, 4 एकन्नम 4, जो रिमाइंडर आया 3, ये 3 ये नंबर वाला 3 है और ये जो रिमाइंडर आया ये पावर लगा दीजिए, आपको पता है 27। अब इसका इकाई अंक क्या है, 7 है, तो ये 7 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी न्यूमरेटर को 20 से बढ़ा दें, ठीक है, यदि किसी एक भिन्न के अंश को 20 से बढ़ाकर उसके हर को 25 से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताइए। ठीक है, मूल भिन्न बताना है इसमें, तो ये आसान है। देखिए एक्स पाई वाई समझ लेते हैं हम, अंश बटा हर है, ये अंश है ये हर है। अब अंश को किससे बढ़ा रहा है, 20% से, तो ये 120 हो गया। देखिए कोई भी मान लेते हैं हम 100 है तो 20 से बढ़ा तो 120 हो गया, और हर मान लेते हैं 100 था तो 25 से बढ़ा तो 125 हो गया। तो जितने से बढ़ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है उसमें, 3/5 आता है। ठीक, अब इसको काट देंगे, 5 देखिए 25 से कट जाएगा, 3 देखिए 40 से कट जाएगा, 5 5 जा हो जाएगा, 5 8 जा हो जाएगा। तो एक्स बाई वाई क्या आ जाएगा आपका 5/8। ये 5 इधर ऊपर चला जाएगा, ये 8 इधर नीचे आ जाएगा उस तरफ जाने के बाद, तो 5/8 आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं द न्यूमरेटर डिविजिबल बाई 8 आर।
सॉरी द नंबर्स डिविजिबल बाई 8। अब इसमें बताना है 8 से कौन से नंबर डिविजिबल हैं। तो इसके लिए आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, कोई भी नंबर हो अगर उसके लास्ट की 3 संख्याएं 8 से विभाजित हो रही हैं तो वो 8 से डिवाइड हो जाएंगी। तो इसमें हम देख लेते हैं 8 से इसकी हो रही है, हाँ 240 है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 8 3 जा 24 और 0, ठीक है। 220 है, हो जाएगा, नहीं होगा। 128 है, 128 8 से हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 4 यहाँ कैरी आ जाएगा तो 8 6 जा 48, ये हुई हो जाएगा। तो और ये 124 है तो 8 1 जा 8 और 44, तो 44 8 के टेबल में आता नहीं है, तो इसका हो जाएगा 1 और 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है जिसका सबसे छोटा नंबर जो है वो 8 है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखिए, आप यहाँ वैसे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं वरना आप याद भी कर सकते हैं। इसका आंसर है 8 15 17। अब कैसे होगा देखिए, 17 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल आना चाहिए और ये दोनों इसी केस में सिर्फ इक्वल आएगा, इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेड का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए कोई नंबर है, इसमें भी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर हो उसका सम कर दीजिए, सब नंबर को जोड़ दीजिए, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4 1 7 जेड 8। अब देखिए इसमें जेड है, ठीक है, तो बाकी सब नंबर को जोड़ के देखते हैं। 4 1 5 होता है, 5 और 7 12, 12 और 8 20 होता है, ठीक। अब ये देखिए ये 20 प्लस जेड, तो अब यहाँ जेड पे मैं क्या रखूँ कि वो 9 के टेबल में आए या 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 3 रखेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, 23 हो जाएगा, नहीं होगा। 7 रखेंगे तो क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 9 3 जा 27 होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 20 और जेड से नहीं, सॉरी 20 प्लस जेड, अगर यहाँ पे जेड की जगह पे 7 रख दें अगर, तो हो जाएगा ये क्या 27। अगर यहाँ पे 7 रख दें तो हो जाएगा 27 बाई 9 हो जाएगा। तो देखिए ये कट जाएगा तो यहाँ पे इसका आंसर इसलिए 7 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2160। अगर 2160 इक्वल टू 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 5 का पावर c है, तो 3 हमें निकालना क्या है, वैल्यू निकालनी है 3 का पावर a इंटू 2 का पावर माइनस b इंटू 5 का पावर माइनस c, ठीक। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। अब देखिए 3 का पावर a, ये जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 का पावर a बाई 2 का पावर b इंटू 5 का पावर c लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पावर में माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ पे माइनस बी है माइनस सी है, तो इसको अगर मैं 3/2 का पावर बी और इंटू 5 का पावर सी कर दूँ, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऊपर जो नंबर होगा वो 3 से डिविजिबल होगा और नीचे जो नंबर होगा वो 5 2 जा 10 से डिविजिबल होगा, ठीक। तो ऑप्शन में हमें देख लेना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो जिसका न्यूमरेटर 2 से डिविजिबल है और डिनोमिनेटर 10 से। तो देखिए एक ही ऑप्शन है, वो है 8/40। तो यहाँ सॉरी 81/40, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 81/40, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है हमें फाइंड यूजिंग साइड फिगर्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसमें देखिए 2 8 दोनों सामने सामने हैं। अब 8 क्या है, 2 का क्यूब है। उसी तरह 3 और 27 सामने सामने है, तो 27 क्या है, 3 का क्यूब है। 4 64, तो 4 का क्यूब है। तो उसी तरह 1 के सामने क्या आएगा, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, किसी बटन का बहुलक ज्ञात किया जाता है, यानी कि मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
ऑक्टेन कैसे होता है? हिस्टोग्राम इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर a प्लस बी बाई सी इक्वल टू बी प्लस सी बाई ए इक्वल टू सी प्लस ए बाई बी इक्वल टू के है, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें वैल्यू जो रखनी चाहिए वो 1 रखनी चाहिए, ठीक है। अब 1 रख के देख लीजिए, अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सॉल्व हो जाता है। जैसे अगर मैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू अगर 1 रख दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब में 1 प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू के। अब देखिए ये हो जाएगा 2 2 2 के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स विद एनी 3 लेंथ। अब देखिए 3 लेंथ दी हुई है, 1.2 है और 4.2 है, उसके बाद 5.9 है, उसके बाद 8.1 है। अब देखिए ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि जैसे उसमें 3 साइड है ए बी सी, तो ए प्लस बी जो है वो सी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो इस केस में जो ट्रायंगल बनेगा वो सिर्फ इन तीनों नंबर के साथ बन सकता है, क्योंकि इन्हीं तीनों केस में इन दोनों का सम जो है, यानी 4.2 और 5.9 का सम जो है वो 8.1 से बड़ा हो रहा है। बाकी अगर मैं ये नंबर लूँ तो देखिए इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी 8.1 से छोटा है, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी 8.1 से छोटा है। तो एक ही ट्रायंगल बनेगा इसमें जो है 4.2, 5.9 और 8.1 वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन डबल द न्यूमरेटर। इसमें कह रहा है एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अंश में दो जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कोई भी दो नंबर है x बाई y है। अब जो हर है वो इसका 2 गुना है। जैसे अगर ये x है तो ये 2x प्लस 1 है, मतलब दोगुना से 1 ज़्यादा है, ठीक। तो अगर उसमें 2 जोड़ दिया जाए और नीचे में 3 घटा दिया जाए, यानी यहाँ +2 कर दिया जाए और यहाँ -3 कर दिया जाए, ठीक है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। अच्छा, इसमें जब +2 कर दिया जाए और -3 कर दिया जाए तो ये जो है वो 1 के बराबर आएगा, ठीक। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से करने के लिए अब देख लीजिए कि किसके साथ ऐसा करने पे हो रहा है। अब देखिए 4/9 है, 4/9 में मैं +2 कर दूँ और उसके हर में 3 घटा दूँ, तो क्या ये दोनों बराबर होके बना रहा है। देखिए ये आ रहा है 1, तो हमारा आंसर जो है वो यही हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो देखिए सॉल्व करके भी हो जाएगा। देखिए x+2 दिया है इक्वल टू ये वहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 2x-2। अब ये इधर आ जाएगा, सॉरी ये x इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ x, और ये 2 इधर चला जाएगा तो 2+2 हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 4। और हमें जो हमारी यहाँ इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, इसके मुताबिक ये था कि एक भिन्न का हर जो है अंश के दुगने से 1 अधिक है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा जो अंश है वो x है, तो हर क्या होगा दुगने से 1 अधिक, दुगना यानी 2x, 1 अधिक, तो x की वैल्यू क्या है 4 है। इसका दुगना क्या हो जाएगा 8 + 1 हो जाएगा, तो 4/9 ऐसे सॉल्व करके आएगा। बट ये बहुत टाइम टेकिंग है, तो इसलिए आप ऑप्शन से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें सरल करना है। तो -9 -8 + 24 डिवाइडेड बाई 13 - 7, मोड लगा है या बार लगा है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए डिवाइड करेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ये प्लस है, ये 4 -8 + 4 बाहर माइनस है, फिर 9 माइनस है, -9 ये हो जाएगा -4 + 4 ये आ जाएगा -5, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा -5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सेम जो एक क्वेश्चन हमने LCM HCF का किया था वैसे ही है। देखिए 2 नंबर है, ठीक है, एक नंबर है A, एक नंबर है 8, और ये बराबर हो जाएगा किसके, LCM और HCF के, गुणनफल के। तो गुणनफल हमें दिया हुआ है 4 × 24। अब देखिए
8 तिरिक 24 और a बराबर 12 आपका आंसर आ गया। इसका फॉर्मूला होता है कोई भी दो नंबर है ए बी, दोनों का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह इसका आंसर हमारा 12 आ गया। अगला क्वेश्चन है, कोई भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, उसका डायगोनल है, डायगोनल की जो लंबाई है वो 17 सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ दिया हुआ है 46, तो जो लेंथ प्लस ब्रेड्थ है वो क्या आ जाएगी 23 आ जाएगी। अब देखिए एक हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा था 8 15 17। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, इससे आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम या जो सबसे बड़ी साइड है वो 17 है और ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है उसकी साइड सबसे बड़ी होती है, तो यहाँ पे भी 17 है। हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे 8 और 15 आ सकता है, तो इसको हम ऐड करके या इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 8 रख दूँ और यहाँ पे 15 रख दूँ, इन दोनों का जोड़ जो है वो 23 होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में इन दोनों का जोड़ सॉल्व करने पे आ रहा है 23, मीन्स यहाँ पे 8 और 15 ही होगा। तो एरिया निकालने के लिए 8 और 15 लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, 120 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 का पावर -1, 2 का पावर -1 ब्रैकेट -1 दिया हुआ है, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट है, 1 मिनट, 2 का पावर -1 ब्रैकेट है, फिर -1 दिया हुआ है। देखिए ये ब्रैकेट कितने ब्रैकेट हों जो पावर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 2 -1, ये -1, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 -1 इंटू -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक इवन नंबर है, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, ओ सॉरी मल्टीपल ऑफ 2 है, तो ABC ABC, ठीक है, ABC इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा सही है, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर जिनके जिनके दो फैक्टर होते हैं सिर्फ, जैसे 2 है, इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, 1 2 3 है, इसके दो फैक्टर हैं 1 3 5 है, इसके दो फैक्टर हैं 1 5, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो क्या दो प्राइम नंबर का सम सिर्फ प्राइम नंबर होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं। देखिए 5 और 3 को मैं जोड़ दूँ तो 8 आ जाएगा, जो एक कंपोजिट नंबर है जिसका फैक्टर है 1 2 4 8, ठीक है। अगर आपको ये प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर पढ़ना है तो इसकी एक वीडियो इसी चैनल पे है, आप वहाँ देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर किसे कहते हैं। शॉर्ट वीडियो है, आप देख लेंगे तो आपको बहुत कम समय में ये आइडिया लग जाएगा। तो पहला ऑप्शन इस तरह से हमारा गलत हो गया। दूसरा, कंपोजिट नंबर में भी ऑड नंबर, ये कंपोजिट नंबर में भी ऑड नंबर, तो ये सही है। लीस्ट नंबर प्राइम नंबर इज़ 1, ये भी गलत है। देखिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है। इवन प्राइम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, गलत है, क्योंकि देखिए 2 एक इवन नंबर है और ये एक प्राइम नंबर भी होता है। तो इस तरह से इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है 2। अब 119 देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज, नंबर ऑफ साइड्स बताने हैं इसमें। तो देखिए हमें पता है कोई भी पॉलीगन हो उसका जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक रूल तो हमें पता है, कोई भी एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है और ये उसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये उसका एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होता है ये I है, ये E है, तो इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन में दिया है इन दोनों का अंतर दिया है 60 डिग्री, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2I बराबर ये हो जाएगा कितना 240, तो I बराबर आ जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक। अब जो भी, अब कोई भी पॉलीगन हो जो उसका एक्सटीरियर एंगल होता है उन सब का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। जो उसके बाह्य कोण होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई पॉलीगन है, ये हमने ले लिया, कोई पॉलीगन ले लिया जैसे,
इसके जो बाएं कोण है ये, और इधर ये हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। तो इन सब का सम जो होगा एक्सटीरियर एंगल का वो 360 डिग्री होगा। अब देखिए अंदर का सम अगर दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है, आई का दिया हुआ है, मीन्स एक इंटीरियर एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। तो बाहर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 60 डिग्री। ये एक्चुअल फिगर नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर देखिए अंदर वाला एंगल जो है वो 120 डिग्री है, तो बाहर कितना बचेगा, वो 60 डिग्री का होगा। मीन्स उस पॉलीगन में जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं वो सब कितने के हैं, 60 डिग्री के हैं। अब हमें पता है कि एक पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है, और एक एंगल का सम 60 डिग्री है। तो वहाँ पे टोटल कितने भुजाएं हैं, मतलब हमें वहाँ पे कितनी भुजाएं हैं ये हमें बताना है। तो ये इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 6, तो उसकी कुल 6 भुजाएं हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन द स्ट्रेट लाइन इज, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इसमें कोई एक स्ट्रेट लाइन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब इस पर कितनी बिंदुएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई गिनती है क्या, इसको और आगे बढ़ा दूँ और आगे बढ़ा दूँ और आगे बढ़ा दूँ, तो मैं इसमें यहाँ नहीं बता सकता कि इसमें एक बिंदु होगा, दो बिंदु होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, जितनी लंबी लाइन होगी उतनी बिंदु मैं उसमें बना सकता हूँ। तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट यानी असंख्य। तो ये था यूपीटीटी 2019 मैथमेटिक्स पेपर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। गाइस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम समझ में आए या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए।